गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 15 में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट 40 मार्क्स का, वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ठीक है, सबके मिक्स क्वेश्चन है तो जरा ध्यान से समझना, सारी कवरेज आपको पूरी दे रही है। चलिए देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मिक्स टॉपिक क्या है क्योंकि अब आपने कर लिया तो वहाँ पे तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, ध्यान से पढ़ो। मतलब सारा जो कॉन्सेप्ट हमने कराया हुआ क्लास में वही है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न एमसीक्यू है। ठीक है, देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग कॉस्ट्स हैव अराइजन इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के संबंध में क्रिएट हुई है। ठीक है, चलो एक मिनट। इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की क्या निकालोगे, लाइफ साइकिल कॉस्ट। ठीक है, विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड। बात समझ में आ गई? बताओ, प्लानिंग, डिजाइनिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? हाँ जी, ये कहता है ए, यानी केवल तीसरा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या सारे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट में कहां से कॉस्ट शुरू होती है बताओ? प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, है ना। प्री मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी कॉस्ट आती है आपकी? हाँ जी, प्री मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कॉस्ट आती है डेवलपमेंट वाली, ठीक है, मार्केट लॉन्च वाली। मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी आती है? पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर को सर्विस। तो यही प्लानिंग, पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्लान करते हो, फिर डिजाइन बनाते हो, फिर टेस्ट करते हो, तो ये प्री मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये आपकी हो गई प्री मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग, और आफ्टर सेल सर्विस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गई पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर हुआ। ठीक है भाई, तो आपको क्या आंसर देना है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो? हाँ जी, आपको आंसर देना है फर्स्ट का, ठीक है, डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाहता है वो एक्सप्लेनेशन में, कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, हाँ जी, आप ये कहोगे कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, हाँ जी, कौन सी? प्री मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी? प्री मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यही तीन बताई थी। तो प्री मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी कॉस्ट आएगी मेरे पास? लॉन्च करने वाली R&D, नहीं भाई। तो यहां पर इसमें कौन सी कॉस्ट है? बेसिकली प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग और टेस्टिंग। प्लानिंग, योजना बनाना, डिजाइन करना और टेस्ट करना, R&D का खर्चा लॉन्च करने से पहले। और इसमें कौन सी आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसे कहते हैं, मटेरियल, कन्वर्शन कॉस्ट कह सकते हैं, लेबर ओवरहेड। इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्विस कॉस्ट। बोलो समझ आ गई बात बेटा? क्लियर? चल फटाफट नोट करो, सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज माइट फाइनेंशियल रिटर्न बी इम्प्रूव्ड ओवर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब पूरे लाइफ साइकिल में मैं कैसे अपने लाभ को बढ़ा सकता हूं। सिंपल सी बात है, जिसमें फायदा वो कायदा, मैक्सिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम, मिनिमाइजिंग द टाइम टू मार्केट, मिनिमाइजिंग द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल। सोच के बताओ जरा इसके अंदर क्या होगा। हाँ जी, अगर मैं ब्रेक इवन का टाइम बढ़ा दूंगा
तो बहुत दूर जाकर मुझे फिक्स कॉस्ट रिकवरी होगी, तो फिर तो कोई लाभ होगा नहीं, है ना। और अगर मैं लाइफ साइकिल के लेंथ को कम कर दूंगा तब क्या फायदा, लंबे समय तक फायदा होता है ना, राइट भाई। तो इसका मतलब मेरा आंसर केवल होगा सी, मिनिमाइजिंग द टाइम टू मार्केट, यानी कम से कम समय में मार्केट में लॉन्च कर दो। यानी ये नहीं है R&D करते रहो 2 साल हो गए 3 साल हो गए, भैया भी प्लान कर रहे हैं, ओ भाई खर्चा बढ़ता जा रहा है, जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करो, पैसा आए, तभी तो आपकी फाइनेंशियल रिटर्न बढ़ेगी। यानी ब्रेक इवन टाइम को कम करना है, जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन आए, यानी जल्दी आपका प्रोडक्ट बिके, कंट्रीब्यूशन आए, फिक्स कॉस्ट कवर हो, ठीक है, और जल्दी से मार्केट में लॉन्च हो, ओके, ताकि जो लेंथ है वो बढ़े, ओके। तो सेकंड का होगा सी, सेकंड का होगा सी, ओके। तो क्या कहोगे, हाँ जी, फाइनेंशियल रिटर्न can be increased, बढ़ा सकते हैं बाय, हाँ जी, कैसे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज, यानी जल्दी से जल्दी आप ब्रेक इवन पर आ जाओ, नहीं भाई, मिनिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम, मिनिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम, मिनिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम। क्या मतलब हुआ इस बात का, अरे भाई जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को बेचो, पैसा आए और फिक्स कॉस्ट कवर हो फटाफट से, नहीं तो घर से कब तक लाऊंगा, ठीक बात है, ओके। और जो पीरियड है वो नए प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च करने का कम से कम, मिनिमाइज द टाइम, मिनिमाइज द टाइम टू लॉन्च, टू गेट इनटू मार्केट, टू गेट इनटू, जल्दी से जल्दी फटाफट मार्केट में लाओ, सोचते ही रह जाओगे तो दिक्कत होगी, है भाई, ठीक है। और मैक्सिमाइज करो पीरियड को, मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल पीरियड। अरे भाई एक बात बताओ, लाइफ साइकिल पीरियड है, अगर मान लो केवल 2 साल का होगा, नहीं तो 2 साल में कुछ तो ब्रेक इवन में ही आ जाएगा, फिर क्या कमाओगे, इतने में तो कस्टमर डेवलप होते हैं। तो जितना प्रोडक्ट लंबा होगा लाइफ साइकिल, उतनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी, उतनी ज्यादा कस्टमर की लॉयल्टी, उतने ज्यादा मेरे कस्टमर बनेंगे, मैं उतना ज्यादा कमाऊंगा, क्योंकि जो शुरू में पैसा लगा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। नहीं तो ये तो हो नहीं सकता कि सारा पैसा 6 महीने में वापस आ जाए, कोई छप्पर फट जाए, ऐसा कैसे होगा, इट विल टेक टाइम, नहीं भाई। तो आप उसको टाइम दो, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम से कम 15-20 साल का होगा, तो वो जो पैसा है शुरू में लगाया हुआ, कैपिटल कॉस्ट, प्लानिंग का खर्चा, R&D, वो सारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो, का है टी रेशियो का, ध्यान से पढ़ो। वन ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी इज प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, विच सेल्स फॉर $40, $40 में बेच रहे हैं, and has material cost $10, direct labor cost है $7 per unit, total direct labor hours budgeted 50,000 घंटे हैं, ठीक है, of labor time as cost $12 per hour। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड है 29,20,000 per year। The company is considering introduction of a system of throughput accounting, T ratio, ठीक है। It has identified machine time as the bottleneck in the production। मशीन टाइम क्या है, bottleneck, bottleneck समझते हो ना, जिस रिसोर्सेज में सबसे कम अवेलेबल हो, यानी जहां से सबसे कम बन पाए। प्रोडक्ट एक्स को बनाने में 0.01 आवर्स का मशीन टाइम चाहिए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 4000 घंटे की है। तो हमें क्या निकालना है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो तो पता है ना क्या होती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता था, हाँ जी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट, दोनों का बेस सेम, ठीक है।
जल्दी देखो जरा फटाफट से, अगर मैं बात करूं तो। हाँ जी, टीए रेशियो, जिसको बोलते थे आप टीए रेशियो, जिसको आप बोलते थे टीए रेशियो, यानी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से सुना जरा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, कन्वर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट, ये था बेस दोनों में सेम। अब अगर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर डे लेंगे तो कन्वर्शन कॉस्ट पर डे, पर वीक लेंगे तो पर वीक, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर ईयर लोगे तो ये भी पर ईयर। तो यहां पर बॉटलनेक है, यहां पर क्या है, ध्यान से जल्दी देखिए, पर बॉटलनेक, पर बॉटलनेक ओवर है ना, यहां पर है पर बॉटलनेक ओवर, तो यहां भी यही आएगा मेरे पास, इसका मतलब। ठीक है, थ्रूपुट, हाँ जी, कन्वर्शन कॉस्ट पर बॉटलनेक ओवर। बॉटलनेक का मतलब बॉटल के नेक पर पानी सबसे कम आता है तो वो पानी पूरी बॉटल में आ जाएगा, है ना, तो ये कहते हैं। जल्दी बताइए, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, फटाफट। हाँ जी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना है, फटाफट बताओ जल्दी से, पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितने हमारे पास, 40 रुपए, सेलिंग प्राइस $40 है ना, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, हाँ जी देखो $10 है पर यूनिट। तो मेरे पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन तो आ गया, जल्दी से बताओ, 30 रुपए, $30 पर यूनिट। ठीक है, हाँ जी, थ्रूपुट यानी पर बॉटलनेक ओवर चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक ओवर, यानी 1 घंटे में कितना, तो 1 यूनिट को बनाने में 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 1 यूनिट को बनाने में 0.01 ओवर, है ना, 1 यूनिट को बनाने में 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 1 को बनाने में 0.01 ओवर्स, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिलेंगे, हाँ जी 3000, 1 घंटे में $3000, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है पर ईयर। ठीक है, कन्वर्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब कन्वर्शन कॉस्ट। ओके, अब ध्यान रखना, कन्वर्शन कॉस्ट में लेबर को फिक्स मान के चलते हैं, लेबर को फिक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो 29,20,000 आपके फिक्स्ड है। जल्दी देखो, जल्दी देखो, मैक्सिमम 4000 घंटे हैं आपके पास। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड 29,20,000 तो फिक्स्ड है। ठीक है, और जो लेबर है वो कितनी है, देखो लेबर को फिक्स लेके चलते हैं, लेबर है $12 पर आवर, है ना, और मैक्सिमम बजटेड लेबर आवर्स है 50,000, तो 50,000 के लिए हो गया, तो 29,20,000 तो फिक्स्ड हो गई एक, और प्लस $12 प्रति घंटा, कितने घंटों के लिए, 50,000 घंटों के लिए। चलो करो, ये हो गई आपकी 35,20,000 कन्वर्शन कॉस्ट। ठीक है, ये पर ईयर, ये है पर ईयर। अब 1 साल में कितने घंटे हैं वो देख लो, 1 साल में कितने घंटे हैं वो देखो। हाँ जी, 1 साल में कितने घंटे हैं बॉटलनेक वाले, 4000। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द मशीन टाइम इज 4000 पर ईयर, तो साल का देखोगे ना बेस, पर ईयर, है ना, बॉटलनेक आवर्स पर ईयर, बॉटलनेक ओवर पर ईयर 4000 घंटे है। तो आप ये कहोगे कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर कितनी हो गई, कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर, कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर पूरे साल में कन्वर्शन कॉस्ट आ रही है 35,20,000, 35,20,000 1 साल में है, 1 साल में 4000 घंटे हैं, 35,20,000 1 साल में कन्वर्शन कॉस्ट है, 1 साल में 4000 घंटे हैं, तो 1 घंटे की कितनी आ गई, 35,20,000 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी $880
पर आवर। ठीक है, अब टी रेशियो निकाल दो आप, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, यानी थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, पर आवर, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर। ओके, ठीक है, कितना आ गया ये, लगभग 3.41, एक से ज्यादा है तो बेटर है। हाँ जी, इसका मतलब है कि अगर हम 1 रुपए की कन्वर्शन कॉस्ट लगाते हैं तो 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है ना, लगभग 3.41। तो आंसर मेरा हो गया ए, तो आंसर मेरा क्या हो गया, ए। ओके, चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ जी, टी रेशियो होती है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट, यानी 1 रुपए की कन्वर्शन कॉस्ट पर कितना कंट्रीब्यूशन, दोनों का पीरियड सेम। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया पहले पर यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट को बनाने में इतना टाइम। ओके, तो ये आ गया मेरे पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब लेबर क्योंकि फिक्स्ड होती है, $12 पर आवर है 50,000 घंटों के लिए साल में, तो मेरे पास कन्वर्शन कॉस्ट फिक्स्ड आ गई साल भर की, साल भर में घंटे इतने, तो डिवाइड करके आ गया पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना कंट्रीब्यूशन, 1 घंटे में इतनी कॉस्ट, यानी 880 रुपए आपको इतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो 1 घंटा कितना कंट्रीब्यूशन, 1 रुपए का कन्वर्शन कॉस्ट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्लियर है बेटा, चलिए फटाफट नोट करो जल्दी, क्विक। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्या कर रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है, क्या कहता है देखो, ये स्टेटमेंट थ्रूपुट अकाउंटिंग से संबंधित है। पहला, डायरेक्ट लेबर शुड ऑलवेज द ट्रीटेड एज फैक्ट्री कॉस्ट व्हेन मेजरिंग थ्रूपुट। बिल्कुल ठीक है, थ्रूपुट का होला थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है ना, मतलब लेबर को फिक्स मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये करंट सिनेरियो में ये लेकर चलते हैं कि जब आप चाहो लेबर अपॉइंट कर लो, जब चाहो उठा दो, वो नहीं होगा। लेबर एजेंसी के थ्रू फिक्स करते हैं लेबर, और वो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बन गया, यानी कन्वर्शन कॉस्ट। ठीक बात है। इफ मशीन टाइम इज बॉटलनेक रिसोर्सेस, यह है बॉटलनेक, ये पूरा वर्ड है बॉटलनेक। ठीक है, अगर मशीन का टाइम बॉटलनेक रिसोर्सेज है, मतलब समझ गए बॉटलनेक, यानी मेरे पास अगर 3 मशीनें हैं, ठीक है, और मशीन 2 पर रिसोर्सेज सबसे कम उपलब्ध हैं, तो ये मेरी मशीन बॉटलनेक कहलाएगी, है ना। देयर इज नो वैल्यू इन टेकिंग मेजर्स टू इंप्रूव डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये होगा कि अगर मशीन टाइम मेरे पास बॉटलनेक रिसोर्स है, तो वो कहना चाहता है कि लेबर को डांट लगाओ, फटाफट काम करे, फटाफट काम करे, फटाफट काम करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, हाँ जी, कि लेबर अगर जल्दी जल्दी भी काम करेंगे तो मशीन पर तो टाइम उतना ही है। मतलब ये भी कह सकते हो कि M1 मशीन है, इस पर अगर लेबर जल्दी जल्दी काम करके प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो यहां तो उतना ही बनने वाला है, बॉटलनेक तो रिवाइज नहीं हो रहा ना। अगर बॉटलनेक एक्टिविटी रिवाइज होगी तब जाके कुछ फायदा होगा। तो दोनों बातें ठीक है, ओके, दोनों बातें ठीक है, क्योंकि बॉटलनेक रिसोर्सेज की वजह से मेरा प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब लेबर को डांट लगाने से या उनको समझाने से, उनको मोटिवेट करने से एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो बड़े बनेगा तो उतना ही, क्योंकि बॉटलनेक एक्टिविटी को आप चेंज नहीं कर रहे। एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि लेबर को आप कह रहे हो कि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, पर मशीन का टाइम लिमिटेड है। तो जब मशीन का टाइम लिमिटेड है तो इसका मतलब मशीन से तो उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाकर प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो जाएगा तो वो अदर पर होगा, बॉटलनेक पर नहीं होगा, क्योंकि बॉटलनेक पर होता तो वो खुद कहता है कि बॉटलनेक एक्टिविटी रिवाइज होगी। तो इसलिए एफिशिएंसी को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है बेटा, चलिए फटाफट लिखने फोर्थ का। हाँ जी, फोर्थ का, हाँ जी, क्या है, डी, क्या कहोगे, लेबर कॉस्ट, ठीक है, ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड इन थ्रूपुट अकाउंटिंग एज कंसिडर्ड
फैक्ट्री कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स कन्वर्शन कॉस्ट, ठीक है। दूसरा, नो वैल्यू, क्या बोला, नो इंपॉर्टेंस, नो मीनिंग, नो मीनिंग फॉर इंक्रीजिंग लेबर एफिशिएंसी, फॉर इंक्रीजिंग लेबर एफिशिएंसी, ठीक है, एज bottleneck activity would not be changed। bottleneck activity थोड़ा ना चेंज होगी, bottleneck activity पर तो उतना ही बनेगा प्रोडक्ट, है ना। that is no change in final product, no change in final product, final output। ओके, हाँ जी, एफिशिएंसी चेंज हो रही है दूसरे पर, ये माना जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो। देखो 5वां क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। इज ऑब्लिक आर, एक है तो इज, कई है तो आर, क्या 1, क्या 2, क्या 3, क्या 1 and 2। पहला कहता है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बी यूज्ड टू सेट प्राइस फॉर प्रोडक्ट। मतलब जो नॉर्मल, ट्रेडिशनल का मतलब जो नॉर्मल हम कॉस्टिंग यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन, वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु एक्टिविटी कॉस्टिंग नहीं। अरे कैसी बातें करते हो, एक्टिविटी कॉस्टिंग भी हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये तो गलत हो गया। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू एलोकेट टू मेनी ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, नॉट एनफ ओवरहेड टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट। नहीं, ये तो उल्टा ही है ना, ठीक है, कि भाई जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, कन्वेंशनल कॉस्टिंग, उसमें हम ओवरहेड, हाँ जी, कैसे बांटते हैं, कहता है टू मैनी ओवरहेड, बहुत ज्यादा लो प्रोडक्ट, बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से बांटते हैं। तो जहां पर वॉल्यूम कम होता है वहां कम आते हैं, जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां ज्यादा आता है बल्कि। अच्छा, इंप्लीमेंटिंग एबीसी इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ये तो है खैर कि जो एबीसी है वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना होता है, उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना होता है, फिर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बट ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहां पर मेरा आंसर आया सी। चलिए, तो 5वें का आप लिखोगे सी, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, नहीं आप ऐसे लिखो एबीसी, ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो वो बात गलत हो गई कि केवल ट्रेडिशनल इस्तेमाल होती है। हाँ, एबीसी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एबीसी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसमें आपका टाइम कंज्यूम तो लगता है, राइट भाई, इसमें आपका टाइम कंज्यूम लगता है। अच्छा, पूरा वर्ड क्या था उसका, और एक्सपेंसिव भी हो जाती है, एज वेल एज एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर, और उनके कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
हाँ जी, आप ओवरहेड कैसे बांटते हो? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब होगा हाई, जिस प्रोडक्ट में हाई वॉल्यूम होगा वहां हायर अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, और जहां लो वॉल्यूम होगा वहां पर लो अमाउंट। ठीक है, चलो तो फर्स्ट सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड ही ठीक हुआ। चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलिए बेटा छठे क्वेश्चन पर आओ। द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू द सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेट पासेज इट्स प्रोडक्ट थ्रू 4 प्रोसेस। ये कहता है एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट को 4 प्रोसेस से गुजारती है, करंटली ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी। चलिए, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है जिस पर ऑपरेट करें। ध्यान से पढ़ना, क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस समझ गए ना? द आउटपुट ऑफ वन बिकम द इनपुट ऑफ सेकंड, जैसे कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, है ना? तो पहले वॉशिंग, फिर फिलिंग, फिर कैपिंग और फिर लेबलिंग। चलो ध्यान से पढ़ो। टाइम पर डजन यूनिट, यानी सारी कहानी डजन में है। 12 यूनिट का एक लॉट है, तो 12 यूनिट को बनाने में 6, 3, 1.5 और 2 मिनट। मशीन आवर्स आपके पास उपलब्ध है 1200, 700, 250, 450। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या पूछ रहा है? विच प्रोसेस इज द बॉटलनेक। इसका तो मुझे कोई ज्यादा मतलब ही नहीं रहा। वो पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस बॉटलनेक है। तो भाई वो बॉटलनेक होगा जहां पर आपके पास रिसोर्सेज सबसे कम उपलब्ध होंगे, यानी जहां से मैं जो यूनिट बनाऊंगा वो सबसे कम बनेंगे, यानी कैपेसिटी सबसे कम होगी। तो बहुत ध्यान से देखो, यानी 12 यूनिट को बनाने में 6 मिनट चाहिए, 12 यूनिट को बनाने में 6 मिनट चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी है टोटल यूनिट की वो देख लो। मशीन आवर्स आपके पास है 1200 घंटे आवर्स, यानी मिनट में कितना हो गए इंटू 60, राइट भाई? भाई 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसका मतलब 72,000 मिनट हो गए, है ना? यानी 72,000 मिनट में 12 यूनिट को बनाने में 6 मिनट। ठीक है भाई, तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके पास? हमारे पास कैपेसिटी कितनी हो गई, यहीं से समझ लेना। कैपेसिटी देख लो भाई, 72,000 मिनट में आपके पास कितने बन जाएंगे, कितने डजन बन जाएंगे? कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ डजन। ठीक है, अब ये कहो कि 1 डजन को बनाने में 6 मिनट, राइट भाई? 1 डजन को बनाने में आपके 6 मिनट। क्लियर पार्ट भी? यानी 6 मिनट में 1 डजन बन जाएंगे। 1 मिनट में कितने बन जाएंगे? और 72,000 मिनट में कितने बन जाएंगे? तो 12,000 बन जाएंगे, 12,000 डजन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये कितने हो जाएंगे? हाँ जी, 3 मिनट में 1, तो हाँ जी 3 मिनट में 1, 3 मिनट में 1, तो 1 में कितना? और 42,000 मिनट में कितने? राइट भाई, कितना आ गया हमारे पास? डिवाइड करो 14,000, ठीक है, इंटू 60, 15,000। 1.5 मिनट में 1, तो 15,000 मिनट में कितने? 10,000। ठीक है, 450 इंटू 60, 27,000 मिनट में कितने? 27,000 मिनट, 2 मिनट में 1, तो 27,000 मिनट में कितने होंगे? 13,500। ये मैं कह देता हूं ए और ये कह देता हूं बी। ठीक है भाई, यानी बी डिवाइडेड बाय ए। अब बताओ कहां पर सबसे कम रिसोर्सेज उपलब्ध हैं? कैपिंग में। तो इसका मतलब कैपिंग हमारी बॉटलनेक एक्टिविटी है। इसका मतलब कैपिंग मेरी बॉटलनेक एक्टिविटी। ये मेरा बेकार टी रेशो थोड़ा निकालना है उसने कोई। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया? छठे का सी, 6 का सी। समझ में आ गई बात भाई? चलिए फटाफट नोट कर लो इसको। क्या ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज माइट फाइनेंशियल रिटर्न बी इम्प्रूव्ड ओवर द लाइफ साइकिल। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द टाइम टू मार्केट, नहीं सर, ज़्यादा समय लगाओगे तो फिर आपके पैसे कैसे कवर होंगे। मिनिमाइजिंग द ब्रेक इवन टाइम, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था आपको। मैक्सिमाइजिंग द लेंथ ऑफ द, ये भी ठीक है। भाई आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अपने फायदे को कैसे बढ़ा सकते हो, जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन लाना, कम से कम समय में आपको मार्केट में लॉन्च करवाना है प्रोडक्ट, और लाइफ साइकिल का जो पीरियड है उसको बढ़ाना। ये 3 बातें बताई मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो, ये मिनिमाइज होना चाहिए, यानी सेकंड थर्ड ठीक है, यानी डी। ठीक है, तो 7th का मेरे पास आ गया डी। ओके, 7th का हो गया डी। तो क्या कहोगे, लाइफ साइकिल में रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हो। हाँ जी, रिटर्न कैन बी इंक्रीज्ड, रिटर्न कैन बी इंक्रीज्ड इन लाइफ साइकिल। कैसे, फायदा कैसे बढ़ा सकते हो, जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करो, है ना, जल्दी, मिनिमाइज टाइम टू लॉन्च इन मार्केट, फटाफट मार्केट में लॉन्च करो भाई, जितना देर करोगे उतना पैसा ब्लॉक रहेगा। ठीक है, और मिनिमम जल्द से जल्दी टू अचीव ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पॉइंट आपका फटाफट आए, क्योंकि जितना जल्दी ब्रेक इवन आएगा उतनी आपके फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, उसके बाद तो कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होगा। और ये नहीं है कि बस 2 साल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके बाद प्रोडक्ट खत्म। अरे भाई ये इतने शॉर्ट पीरियड में कैपिटल कॉस्ट रिकवर नहीं होती। मैक्सिमाइज करो द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल के पीरियड को मैक्सिमाइज करो। क्लियर पार्ट, फटाफट नोट करो जल्दी। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इन द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज टू एलिवेट, बढ़ाना, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ बाइंडिंग कांस्टेंट। बाइंडिंग कांस्टेंट का मतलब जो बॉटलनेक एक्टिविटी होती है, यानी जहां पर रिसोर्स सबसे कम होते हैं, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड फॉलो करें, कौन सा मेथड फॉलो करें टू एलिवेट, बढ़ाना। चलिए, एक्वायर मोर ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज द बाइंडिंग कांस्टेंट। बाइंडिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। M1, M2, M3, मान लो 3 मशीनें हैं, यहां पर इतनी कैपेसिटी है कि मैं 100 यूनिट बना सकता हूं, यहां पर मैं 80 बना सकता हूं, और यहां पर मैं 110 बना सकता हूं। तो यहां से सबसे कम बनेंगे, तो ये मेरा बाइंडिंग कांस्टेंट कहलाएगा। भाई ये कटिंग हुआ, ये स्टिचिंग हुआ, ये पैकिंग। अरे भाई 100 पर कटिंग कर लोगे, पर पैकिंग 100 पर कटिंग कर लोगे तो पर 100 पर स्टिचिंग नहीं कर पाओगे, स्टिचिंग तो 80 पर कर पाओगे, तो फिर फायदा क्या 100 पर करने का। ठीक है, तो इसका मतलब 80 पर कटिंग होगी, 80 पर स्टिचिंग, 80 पर पैकिंग। तो ये मेरा बाइंडिंग हुआ। अब कैसे बढ़ाऊं मैं इसको, यानी मैं यहां पर लेबर बढ़ा दूं M2 पर, मोर रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, या फिर इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करूं, M2 की एफिशिएंसी को इंप्रूव करूं। ठीक है, तो दोनों मेथड अगर बढ़ाओगे, यानी यहां पर आप और लेबर बढ़ा दो और यहां पर आप एफिशिएंसी को भी बढ़ा दो, तो आपके पास प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट इतना ना बढ़े कि दूसरे वाले अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल तो सी आंसर हुआ मेरा, तो 8th का मुझे लिखना है सी। ठीक है भाई, तो सिंपल भाषा में वो ये कहना चाह रहा है कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, कैसे भाई, फर्स्ट, हाँ जी, इंक्रीजिंग द रिसोर्सेस, इंक्रीजिंग द रिसोर्सेस, इंक्रीजिंग द रिसोर्स मतलब लेबर बढ़ाकर, मशीनें बढ़ाकर। ठीक है, सेकंड, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी किस पर, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट, इसका ये दूसरा नाम है, बेसिकली बॉटलनेक एक्टिविटी कह सकते हो। क्लियर बेटा, चलिए फटाफट नोट कर लो, पर ध्यान रहे दूसरों पर नहीं,
M1 M2 M3 जैसे 3 मशीनें हैं, इस पर 100 यूनिट बना सकते हो, इस पर 80, इस पर 110, तो इस पर लेबर बढ़ा दो, इस पर एफिशिएंसी बढ़ा दो, तो आपका फाइनल आउटपुट बढ़ जाएगा। करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। एबीसी कंपनी यूजेस थ्रूपुट अकाउंटिंग, ठीक है। चलो, मशीन टाइम इज द बाइंडिंग कांस्टेंट, यानी बाइंडिंग कांस्टेंट का मतलब बॉटलनेक, मतलब मशीन टाइम की वजह से मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, ठीक है। मैनेजमेंट आर लुकिंग फॉर वेज टू इंक्रीज द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, आप टी रेशियो को बढ़ाना चाह रहे हैं फॉर ए प्रोडक्ट मशीन इज यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है। टी रेशियो क्या होती है फटाफट बताओगे? हाँ जी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है ना, डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नो इफेक्ट ऑन द टी रेशियो, किसका टी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, पहला, इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द लोअर परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, रिड्यूसिंग फैक्ट्री कॉस्ट, रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, मशीन टाइम पर यूनिट टू मेक द प्रोडक्ट। मैं आपको समझाता हूं, इसको ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, टी रेशियो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, क्या कहोगे इसको आप ये कहोगे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुना बहुत आसान है, कन्वर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्शन कॉस्ट, यानी 1 रुपए की कन्वर्शन कॉस्ट कितने रुपए वापस दे रही है, ठीक है। पर यहां पर मेरे को ध्यान का रखना होता है पर पीरियड, दोनों का सेम, यानी पर आवर, है ना। अब ध्यान से देखो जरा, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होता है मेरे पास, बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, यही तो होता है पर आवर। कन्वर्शन कॉस्ट में क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, पर आवर। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट, अगर मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ाऊंगा, यानी ये मेरा फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जल्दी समझना। अगर मैं सेलिंग प्राइस को क्या करूंगा, हाँ जी, बढ़ाऊंगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस को बढ़ाने से मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो टी रेशियो बढ़ जाएगी, ठीक बात है। तो अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझ रहे हो, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो टी रेशियो बढ़ जाएगी, ठीक है। अरे भाई मान लेते हैं हम 100/50, ठीक है, तो ये 2 है। अब अगर ये 100 बढ़ जाए, नहीं भाई ये 150 हो जाए, समझ गए बात, तो बढ़ जाएगी। तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, टी रेशियो बढ़ जाएगी, या फिर ये कम हो जाए, मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, नहीं तो आपका न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। भाई या तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, टी रेशियो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास, क्या कहना चाहता है वो, ध्यान से, हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाए, ये भी एक ही बात है, फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाए, फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाए, फैक्ट्री कॉस्ट कम, भाई ऊपर के निशान बढ़ना, नीचे के निशान कम होना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। अगर कन्वर्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, जितने कम से डिवाइड करोगे उतना टी रेशियो बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आ गई? 3 बातें क्लियर है? हाँ जी, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, या तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, टी रेशियो बढ़ जाएगी, या फिर ये कम हो जाए तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, टी रेशियो बढ़ जाएगी। ये बातें क्लियर है? अब ध्यान से, अगर हम ये कहते हैं रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग द मशीन टाइम पर यूनिट, है ना। मतलब वो कहता है कि एक यूनिट को बनाने में टाइम कम लगे तो आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर बढ़ जाएगा। अरे भाई, एक यूनिट को बनाने में टाइम कम लगेगा तो आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर बढ़ जाएगा, कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर बढ़ जाएगी। तो दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे, टी रेशियो सेम रहेगी। समझ गए बात भाई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, आप थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे निकालते हो? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट, यही तो होता है। हाँ जी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर, है ना। कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर कैसे निकालते हो आप? कन्वर्शन कॉस्ट पर यूनिट, ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट। भाई मान लो एक यूनिट से मेरे पास 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है और एक को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो 10 रुपीज पर आवर हो गया ना। और कन्वर्शन कॉस्ट मान लो आपकी 200 रुपए की है 10 घंटे में, तो ये हो गया 20 रुपए पर आवर। तो टी रेशियो मेरी कितनी आती है? 10 डिवाइडेड बाई 20, यानी 50 पैसे। अब अगर मैं ये कहूं कि एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 5, यहां पर 200 डिवाइडेड बाई 5, नहीं तो टी रेशियो क्या होगी? 20/40। तब टी रेशियो क्या होगी आपकी? 20/40। समझ गए? तो वही रहेगी ना। इसका मतलब अगर एक यूनिट को बनाने में टाइम कम लगेगा तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर आपका बढ़ जाएगा, उसी रेशियो से कन्वर्शन कॉस्ट पर आवर बढ़ जाएगी, टी रेशियो सेम रहेगी। ठीक बात है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट रिड्यूस, ठीक है, देन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर इंक्रीज। ठीक है भाई, देखो ना, 10 घंटे की जगह 5 घंटे हो जाएगा तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर बढ़ जाएगा। ठीक है, एज वेल एज फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी पर आवर इंक्रीज, है ना। तो दोनों बढ़ जाएंगे सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, विद सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, इट मीन्स टी रेशियो रिमेन सेम। क्लियर? चलिए फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, पढ़ा हुआ हमने। हाँ जी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या था कि भाई हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं अगर वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है तो हमारा फर्ज ये है कि हम ऐसा ना करें, हम कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो करें ताकि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो। नहीं, जैसे आप जगह कोई खोद कर पेट्रोल डीजल ऑयल निकाल लेते हो तो वो तो ठीक है, बिक जाएगा, पर वहां पर वो जगह इतनी खराब हो जाती है कि वहां पर कोई घास भी नहीं उग सकती। तो वहां उस जगह को सही करना यानी उपजाऊ बनाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। यानी टू मेंटेन द नेचुरल रिसोर्सेज एज इट इज फॉर्म। अगर आप पेड़ों को काट रहे हो और कागज बना रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है जितने पेड़ काट रहे हो उतने पेड़ लगाओ। ये कहलाती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जो आप वेस्ट निकाल रहे हो अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद, उस वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज करो ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो। ठीक बात है। चलिए, और उसकी कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करना। चलिए, A system of environmental management accounting provides environmental information for internal use by management but not for, बिल्कुल ठीक है भाई। environmental management accounting का पर्पस क्या है कि जो मेरी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को जब बना लेता हूं तो जो वेस्ट बनता है उसको मैं प्रॉपर नदी में जाकर डिस्पोज करूं, नहीं, और जिस प्रोडक्ट से वेस्ट निकला है उस प्रोडक्ट पर ही मैं वेस्ट को डिस्पोज करने का बर्डन डालूं।
तो बाहर वालों से मुझे क्या मतलब, मुझे तो इंटरनल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, ताकि करेक्ट कॉस्टिंग हो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम टिपिकली मेक यूज ऑफ लाइफ साइकिल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंशियल क्लीन अप और डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ लाइफ हमारी इनकर होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्लीन करने का खर्चा, डिस्पोज करने का खर्चा ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड खर्च होता है, राइट भी। तो दोनों बातें ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब आ जाओ 11वें पर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11वां, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कहता है कौन सी दो इनमें से, ठीक है, इनमें से दो कौन सी, इनमें से दो कौन सी अबाउट थ्रूपुट अकाउंटिंग और थ्योरी ऑफ कांस्टेंट बेसिस सही हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग इज दैट बफर इन्वेंट्री शुड बी बिल्ड फॉर आउटपुट फ्रॉम बॉटलनेक रिसोर्स। अरे भाई बॉटलनेक रिसोर्स तो पहले से ही मरा हुआ है, यानी वहां पर तो सबसे कम रिसोर्स उपलब्ध है, वहां से जो आउटपुट बनेगा वो सबसे कम है, वहां पर बफर स्टॉक रख लोगे, ठीक है, तो और कम हो जाएगा प्रोडक्शन। अनलेस आउटपुट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन सेल्स डिमांड, कॉमा, मतलब जब तक मेरा आउटपुट ज्यादा नहीं हो जाता सेल से, तब तक, जब तक मेरा आउटपुट कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी सेल से ज्यादा नहीं हो जाती, देयर विल ऑलवेज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक बात है भाई, जब तक आप, भाई डिमांड है मान लो 100 यूनिट की, आपकी कैपेसिटी है 90 की, है ना, तो इसका मतलब बाइंडिंग है। जब तक ये आपकी कैपेसिटी 100 से ज्यादा नहीं हो जाती, यानी आपकी कैपेसिटी 101 हो और डिमांड 100 की हो, तो आप फ्री हो ना, फिर आप बाइंडिंग थोड़ा ना हो, तो ये ट्रू है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स शुड डिटरमाइन द प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बॉटलनेक एक्टिविटी है मेरी M1 M2 M3, यहां से मैं 100 बना सकता हूं, यहां से 80 और यहां से 110, तो कितने बनाने हैं ये डिसाइड करेगा। 100 पर कटिंग हो जाएगी, 80 पर स्टिचिंग, 110 पर पैकिंग, तो बनाओगे तो 80। तो बॉटलनेक एक्टिविटी ही आपके शेड्यूल को निर्धारित करेगी। आइडियल टाइम शुड बी अवॉइडेड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन दैट आर नॉट बॉटलनेक, ठीक है, ये जो बाकी के बॉटलनेक है उस पर आइडियल टाइम, तो भैया मैं पहले से ही 80 बनाऊंगा तो आइडियल टाइम होगा क्यों, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ठीक है, राइट भाई, आप कहोगे ये दोनों ट्रू हैं। ओके, क्लियर हो गया पार्ट। चलिए आगे चले। चलिए देखो, हाँ जी, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टारगेट कॉस्टिंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए ध्यान से पढ़ना, टारगेट कॉस्टिंग इज बेटर suited to assembly oriented industry than service industries that have large fixed cost base, यानी टारगेट कॉस्टिंग ज्यादा असेंबली वालों में, ये तो ट्रू है, जहां पर प्रोडक्ट में असेंबल करता हूं, कार है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल्स हैं, है ना, कंप्यूटर हैं, जहां असेंबली, बाइसिकल बना रहा हूं, टॉय बना रहा हूं, तो असेंबली में क्या होता है कि हम कोई भी पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, ना कि जहां पर सर्विस इंडस्ट्री है वहां पर तो मुझे सर्विस देनी देनी है, उसको मैं क्या कम करूंगा। तो टारगेट कॉस्टिंग ज्यादातर असेंबली में है, तो ये तो ठीक है बिल्कुल भाई। एक मिनट, टारगेट कॉस्टिंग क्या थी, मैंने आपको जो बताया था, फाइनल सेलिंग, मार्केट सेलिंग प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं कितने में बिकेगा, अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कितना में, कितना चाहिए मुझे, तो ये मेरे पास आती है टारगेट कॉस्ट, है ना, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। अब जो करंट फिजिबल कॉस्ट होती है वो देखते हैं, राइट,
फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई अगर टारगेट कॉस्ट मेरी 100 रुपए की है, करंट फिजिबल कॉस्ट मान लो 120 रुपए की है, तो इसको टारगेट कॉस्ट तक लाते हैं। चलिए, कॉस्ट में बी रिड्यूस इन टारगेट कॉस्टिंग बाय रिमूविंग प्रोडक्ट फीचर्स दैट डू नॉट एड वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अब करंट फिजिबल कॉस्ट का मतलब जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अभी प्रोडक्शन मैनेजर ने फाइनलाइज करे हैं, तो मैं देखता हूं यार ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, इनको हटाओ, तब करंट फिजिबल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के क्लोजर आती है। तो ये तो होता ही है। टारगेट कॉस्ट गैप, यानी ये जो डिफरेंस है, टारगेट कॉस्ट गैप, ये डिफरेंस है टारगेट कॉस्ट का और प्रोजेक्टेड कॉस्ट का। करंट फिजिबल कॉस्ट मींस प्रोजेक्टेड कॉस्ट, ठीक है। ये भी ठीक है। प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड इफ देयर इज ए टारगेट कॉस्ट गैप, यानी अगर ये गैप है तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। काफी हद तक तो ये बात ठीक है, बट प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना केवल इस बात पर निर्भर नहीं रखता, दूसरे फैक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी ठीक नहीं है। ओके, तो यहां पर आप बस इतना लिख सकते हो अपने समझने के लिए, है ना, राइट भाई, कि प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यू, ये ट्रू नहीं है। प्रोडक्ट इज, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। लास्ट वाला, प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड, प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड when target cost gap, when target cost gap, ठीक है, exist। ओके, ये सही नहीं है। क्यों? आप ये कहोगे although management may discontinue, मैनेजमेंट में डिसकंटिन्यू, ठीक है, द प्रोडक्ट हैविंग टारगेट कॉस्ट गैप, ठीक है, बट डिसीजन, बहुत ध्यान से सुना क्या कहना चाह रहे हैं, बट डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यू, बट डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यू इज नॉट ओनली alone this base, other factors also considered before taking the decision to discontinue। ठीक है भाई, तो ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती कि अगर कॉस्ट गैप है तो डिसकंटिन्यू कर दो, नहीं, डिसकंटिन्यू तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, बाकी सब बातें तो सही हैं। चलिए करो। चलिए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 13, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टारगेट कॉस्टिंग ट्रू और फॉल्स। चलिए, ए रिस्क विद द टारगेट कॉस्टिंग इज दैट कॉस्ट रिडक्शन में अफेक्ट द परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो टारगेट कॉस्टिंग में रिस्क होता है ना, क्या कि भाई देखो, हम कहते हैं फाइनल सेलिंग प्राइस मार्केट के हिसाब से मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मुझे प्रॉफिट मिनिमम चाहिए 20 रुपये, तो टारगेट कॉस्ट मेरी आ गई 80 रुपये। करंट फिजिबल कॉस्ट यानी प्रोजेक्टेड कॉस्ट मान लो है 90 रुपये, तो इसको यहां तक लाना है कुछ फीचर कम करके, ठीक है। तो इसमें रिस्क क्या होता है कि कई बार जब मैं फीचर कम करता हूं ना, तो कस्टमर कहता है मतलब वाह मजा आ गया, वो कह ही नहीं पाता क्योंकि फीचर कम करके मैं इसको इसके बराबर लाता हूं, तो रिस्क तो रहता ही है। तो ये बात ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, कि जब आप करंट फिजिबल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ फीचर्स तो कम करोगे ही, तो कहीं ना कहीं कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू में कमी आएगी। परसीव्ड वैल्यू क्या होता है? द कस्टमर वुड लाइक टू पे फॉर द सर्विस रिसीव्ड, भाई कस्टमर ये कहता है लो अभी 2 रुपये फालतू ले लो, मजा आ गया, वो परसीव्ड वैल्यू। रिस्क तो रहता है क्योंकि आप डिजाइनिंग करोगे, चेंज फीचर्स कम करोगे।
ये सच्चाई है। इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टू सिंप्लीफाई द डिजाइन। ठीक है, यानी ये जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट होती है ना, करंट फिजिबल कॉस्ट को प्रोजेक्टेड कॉस्ट कहते हैं। ये कम करने का मतलब क्या है? डिजाइन को सिंप्लीफाई करना। बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ टारगेट कॉस्टिंग डिपेंड अपॉन हैविंग रिलायबल एस्टिमेट ऑफ सेल्स डिमांड। भाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, जब तक ये सही नहीं होगा तो ये सारी कैलकुलेशन बेकार है। तो ये तीनों ट्रू हैं। टारगेट कॉस्टिंग में बी अप्लाइड टू द सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द कस्टमर सच एज कॉस्ट ऑफ कॉल सेंटर हैंडलिंग। अरे भाई कैसे बात करते हो, जहां पैसा ही नहीं मिलेगा, नहीं तो कैसा, फिर तो जीरो प्रॉफिट कहां, टारगेट कॉस्ट की मतलब ही नहीं। तो ये हमारी फॉल्स है। ठीक है, अरे भाई जहां पैसा मिलेगा वहीं तो प्रॉफिट की बात आएगी, वहीं तो टारगेट कॉस्ट की बात आएगी। तो ये फॉल्स है, बाकी ट्रू है। हो गया क्लियर बेटा? चलिए हाँ जी 14 देखो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आर ट्रू। ठीक है, कौन से हमारे ट्रू हैं? देखो लाइफ साइकिल के लिए, ए प्रोडक्ट इज यूजुअली मोस्ट प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। मोस्ट प्रॉफिटेबल कब होता है? ग्रोथ पर, मैच्योरिटी पर। ठीक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल तो कब होता है? मैच्योरिटी पर। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूजफुल है कि भाई हम कितने रुपए में बेचें। नहीं नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप प्राइस डिसाइड करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज टू डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद द डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो डिसीजन होगा गो अहेड। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एनकरेजेस मैनेजमेंट टू फाइंड ए सुटेबल बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग। भाई आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना रेगुलर खर्चे करने हैं। ओके, ये दोनों ठीक है, ये दोनों आपके फॉल्स है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज $550। ठीक है, फॉर ईच यूनिट। सेल फॉर द कमिंग ईयर 800 यूनिट है। चलिए, रिटर्न चाहिए 30% का इन्वेस्टमेंट 5 लाख पर। विल बी रिक्वायर्ड इन द कमिंग ईयर। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। टारगेट कॉस्ट क्या होगी, यही ले ले। फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? 550। फाइनल सेलिंग प्राइस है $550। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे? प्रॉफिट 5 लाख का 30%। 5 लाख का 30%, भाई 5 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको कम से कम 30% तो चाहिए, यानी 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, है ना? कितने यूनिट पर? 800 यूनिट पर। तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको चाहिए 800 यूनिट पर। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए 800 यूनिट पर, यानी 187 रुपए 50 पैसे, है ना? तो आपकी टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? हाँ जी 362 रुपए। हाँ जी, एक बार ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, ये आ गई 362.5। तो ये आ गई आपकी टारगेट कॉस्ट 362.5। बोलो समझ आ गई बात भाई? ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब एक बार 16 पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रू और फॉल्स। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, हाँ जी, कौन सी होती है? टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट और मेंटेन द नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट आर ऑलरेडी कैप्चर्ड विद इन टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, द डिफिकल्ट लाइज इन आइडेंटिफाइंग दैम। ठीक बात आई, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? देखो, एनवायरमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है कि हम नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन करें। जहां से हमने पेट्रोल डीजल निकाल लिया है तो वो धरती बिल्कुल बेकार हो गई, उसको रिसॉइल करने के लिए, है ना। तो वो मेन काम होता है हमारा, उनको आइडेंटिफाई करना। आप जैसे मान लो डिस्पोज करना है मुझे, मेरे 4 प्रोडक्ट हैं सपोज, ठीक है, मेरे 4 प्रोडक्ट हैं P1, P2, P3, P4। इससे डिस्पोजल निकलता है वेस्ट जो हार्मफुल है, उसको डिस्पोज करने में जो खर्चा आता है तो वो इसी में बुक करूंगा ना। ये नहीं है ना कि चारों में बांट दोगे, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस डिवाइड्स मटेरियल फ्लो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू 3 कैटेगरी: मटेरियल फ्लो, सिस्टम फ्लो एंड डिलीवरी एंड डिस्पोजल फ्लो। राइट भाई, बताओ जरा क्या सही है? ये सोच के बताओ। ये फॉल्स है आपका। क्यों? ध्यान से सुनो जरा। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या होता है कि मैंने कितना इनपुट करा, कितना मेरा वेस्ट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, ठीक है। ये फ्लो ऑफ मटेरियल में आता है कि मटेरियल का फ्लो, राइट, सिस्टम फ्लो, डिलीवरी ऑफ फ्लो। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में नहीं आता है ये। अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझाऊंगा कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस में इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, ठीक है, क्या आता है बेसिकली, कितना इनपुट, हम अगर 100 इनपुट करेंगे तो लॉस कितना होना चाहिए, ओके, कितना आउटपुट, ये आता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। तो जबकि फ्लो सिस्टम में आता है, फ्लो सिस्टम इंक्लूड्स, हाँ जी, मटेरियल फ्लो, ठीक है, सिस्टम फ्लो एंड डिलीवरी, सिस्टम फ्लो एंड डिलीवरी, ठीक है भाई। तीसरा एबीसी मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं, फ्लो सिस्टम करते हैं और एबीसी करते हैं, यही बताया था। तो इनपुट आउटपुट में तो ये आता है, तो इसलिए सेकंड वाला पार्ट गलत है। हो गया क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको। चलिए बेटा देखो 17, ये कह रहा है बजट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कंपनी डेट मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। 4 प्रोडक्ट की आपको डिटेल दे रखी है, ABCD, मैक्सिमम सेल्स, पहले तक तो सही था ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है बजट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कंपनी डेट मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट ABCD, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट, एक बनाने में इतना टाइम, मैक्सिमम मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1000 इंटू 0.1, सेल्स प्राइस मटेरियल कॉस्ट, 750 मशीन आवर्स मेरे पास उपलब्ध है। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग, हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी शुड बी मेड इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस टू मैक्सिमम थ्रूपुट एंड प्रॉफिट, यानी थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप रैंकिंग लगाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जिसमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा होगा, तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकाल लूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है भाई, डिवाइड बाय मशीन आवर्स, रैंकिंग दे दो। तो पहले आप एक तरह से रैंकिंग दो, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, नाम दे देते हैं, ABCD। चलिए थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो,
थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ही लिया मैंने। कितना? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 9 11 9 9 9 11 9 9। ठीक है। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक बनाने में कितना टाइम चाहिए? 0.3 0.2 और 0. हाँ जी 2 नहीं 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 1 मिनट 0.123 1 2 3 फिर 2 1 2 3 2। ठीक है, चलिए डिवाइड कर दो। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, A डिवाइडेड बाई B। तो 9 डिवाइडेड बाई 0.1 90 हो गया। ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 0.2 9 डिवाइडेड बाई 0.3 9 डिवाइडेड बाई 0.2। चलिए 11 डिवाइडेड बाई 0.5 0.2 55 हो गया, ये 30 हो गया और ये 45। चलिए तो रैंकिंग फर्स्ट किस में आएगी? ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपके पास 750 घंटे है, तो सबसे पहले ए बनाओगे, सबसे पहले ए बनाओगे। ए के मैक्सिमम कितने बना लोगे? 1000। एक बनाने में 0.1 आवर, तो कितने 100 घंटे खत्म हो गए। सेकंड रैंकिंग बी की है, बी के मैक्सिमम देखो 500 हैं, एक बनाने में 0.2, एक बनाने में देखो 0.2, 100 घंटे खत्म है ना। थर्ड रैंकिंग है आपकी डी की, डी के मैक्सिमम देखो कितने हैं? 1000। डी के मैक्सिमम देखो 1000, एक बनाने में 0.2 यानी 200। तो टोटल मेरे पास है 750 घंटे। कितने हो गए? 100 200 200 400। ये बैलेंस बचे। हाँ जी, किसके बन जाएंगे? सी के। सी का एक बनाने में 0.3, सी का एक बनाने में 0.3, तो 350 डिवाइडेड बाई 0.3 ये हो गए 1166। 1166 कैसे आए? 350 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हो गए। तो अब वो किसके पूछ रहा था आपसे? हाँ जी बी के 5, मतलब ये चारों के आगे। चलो नोट कर लो इसको जल्दी क्विक।